जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ एलिमेंटल सॉलिड। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बुक्स में थोड़ा इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करते हैं। ये जो डिस्कस हो रहा है सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ये जो हम पैकिंग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे एटम्स, सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स एक जैसे हैं, ठीक है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये हम एलिमेंटल पैकिंग के लिए डिस्कस कर रहे हैं, बेसल पैकिंग यानी वन टाइप ऑफ एटम की पैकिंग के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वन टाइप ऑफ एटम की पैकिंग के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हमने कल डिस्कस किया आपसे कि अगर एक रो के एटम्स लगे हैं और दूसरी रो में जो एटम्स लग रहे हैं वो बिल्कुल उसी के नीचे नीचे लग रहे हैं, सीध में लग रहे हैं, है ना। जैसे ये एक रो का एटम है और दूसरी रो का एटम इसके बिल्कुल सीधे सीधे लग रहा है, तो ये क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं होती है, ये लूजन पैकिंग होती है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं तब इस तरह की पैकिंग होती है। और इस तरह की पैकिंग में जब ये एक लेयर के बाद ऐसी ही दूसरी लेयर भी आए, जस्ट दूसरी लेयर के एटम्स भी बिल्कुल इसी के ऊपर ऊपर लगे, तब हम इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। लेकिन हमको जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। इवन कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में स्क्वायर क्लोज पैकिंग को लेकर बात भी नहीं की गई है। हमें डिस्कस करना है मोस्ट कॉम्पैक्ट पैकिंग, जिसमें कि एटम्स एक दूसरे से ज़्यादा पास आ सके। मोस्ट कॉम्पैक्ट पैकिंग डिस्कस करनी है, ठीक है। तो मोस्ट कॉम्पैक्ट पैकिंग जो है वो दो तरह की होती है, या तो HCP होती है और या तो CCP होती है, ठीक है। कल भी इस चीज़ को हमने बताया था, और जिसमें भी CCP आपके सिलेबस में थोड़ा ज़्यादा ही है, बट HCP के बारे में भी डिस्कशंस हैं। तो HCP मोड ऑफ पैकिंग और CCP मोड ऑफ पैकिंग ये कैसी हैं? ये मोस्ट कॉम्पैक्ट पैकिंग है, पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो हम आज फिर से कंटिन्यू करते हैं HCP और CCP मोड ऑफ पैकिंग को लेकर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम वापस आ रहे हैं फिर से। तो कल आपको ये बताया गया, आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीछे बना हुआ है ऑक्टाइड, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं। तो ये लाइट पिंक कलर के एटम्स जो हैं, ये लाइट पिंक कलर के एटम्स जो हैं ये ए लेयर बना रहे हैं, सबसे नीचे की लेयर बना रहे हैं। जब ये सबसे नीचे की लेयर बना रहे हैं, ये ए लेयर बना रहे हैं। कौन सी लेयर बनी? ये ए लेयर बनी। अब जब ए लेयर बन गई तो ए लेयर के बनने से डिप्रेशंस आए, गड्ढे आए, खाली जगह छूटी। तो क्योंकि मोस्ट कॉम्पैक्ट पैकिंग होनी है, तो जब एक लेयर बन गई तो दूसरे लेयर के एटम जब लगने हैं तो वो पहली लेयर से जो गड्ढे बनेंगे, डिप्रेशंस बनेंगे, उन पे लगेंगे। तो ये जो डार्क रेड कलर के एटम्स हैं, ये आप ये मानिए दूसरी लेयर के एटम हैं। तो ये दूसरी, ये बी लेयर के एटम्स हैं, ये बी लेयर के एटम्स हैं। ये दूसरी लेयर के एटम्स जैसे ही फर्स्ट लेयर पे लगेंगे तो कुछ 3 डायमेंशनल खाली जगह बनेंगी, कुछ वॉइड्स बनेंगे। ये वॉइड्स 4 एटम की सराउंडिंग से भी बन सकते हैं, बन रहे हैं, और 6 एटम्स की सराउंडिंग से भी बन रहे हैं। जैसे अगर आप ये देख रहे हो, ये 3 नीचे के एटम्स और ये ऊपर का ये वाला एटम, ठीक है। तो ये 3 नीचे के एटम्स, ये वाला और ये वाला, और एक ये ऊपर वाला एटम, ठीक है। इनकी सराउंडिंग से ये वॉइड बन रहा है, ये वाला वॉइड बन रहा है, क्योंकि ये वॉइड 4 एटम्स की सराउंडिंग से बन रहा है, और न्यूक्लियसेस को अगर मिलाएंगे तो टेट्राहीड्रल शेप बनेगा, इसलिए इस वॉइड को क्या दिया? T नाम दिया। तो ये टेट्राहीड्रल वॉइड्स बन रहे हैं, ये सब टेट्राहीड्रल वॉइड्स बन रहे हैं। इसी तरह से 6 एटम्स की सराउंडिंग से भी बन रहा है, कुछ वॉइड्स ऐसे बन रहे हैं जो 6 एटम्स की सराउंडिंग से बन रहे हैं। जैसे कि अगर आप ये देखो, ये लाइट पिंक में ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, कल भी हमने समझाया था, ठीक है। और इसी में अगर लाइट पिंक में ये वाला एटम, ये वाला लाइट पिंक में ये वाला एटम, ये एटम और ये एटम लाइट पिंक में, और डार्क पिंक में आप देखिए ये जो ऊपर ये वाला, डार्क रेड में ये वाले, इनकी सराउंडिंग से ये जो वॉइड बन रहा है ये ऑक्टाहीड्रल वॉइड है, क्योंकि ये नीचे वाले एटम्स के न्यूक्लियस और ये ऊपर वाले एटम्स के न्यूक्लियस, इनको मिलने से कैसा शेप बन जा रहा है? एक टेट्राहीड्रल शेप बन जा रहा है, ऑक्टाहीड्रल शेप बन जा रहा है। इसलिए ये वॉइड कैसा है? ऑक्टाहीड्रल वॉइड है। तो यहाँ तक तो कल आपको समझ में आया था कि जब 2 लेयर्स
आ जाती हैं। तो टेट्राहीड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स बनते हैं। टेट्राहीड्रल वॉइड्स बड़े होते हैं, टेट्राहीड्रल वॉइड्स छोटे होते हैं और ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। अब हम इससे ऊपर आते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड लेयर की बात करते हैं। ये देखिए, ये कुछ हद तक आप टेट्राहीड्रल और ऑक्टाहीड्रल वॉइड को यहाँ भी समझ सकते हैं। ये देखिए, हमने कुछ बनाने की कोशिश की है। ये नीचे की लेयर के 3 एटम्स, ये दिख रहे हैं, ये नीचे की लेयर के 3 एटम्स और इसी के ऊपर एक एटम ये रखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे पकड़ा अगर आपने, ये नीचे की लेयर के 3 एटम्स और ये ऊपर की लेयर का एक एटम। इससे ये जो बीच में खाली जगह बन रही है, अंदर की तरफ जो खाली जगह इसमें बन रही है, वो कौन सा वॉइड है? वो टेट्राहीड्रल वॉइड है, ठीक है। और अगर इसको देखो, ये नीचे की लेयर के 3 एटम्स, ये 3 एटम्स हैं, ये नीचे की लेयर के हैं, ऐसे हम पकड़ रहे हैं, और ये ऑपोजिटली प्लेस्ड ऊपर के लेयर के 3 एटम। तो 3 एटम्स नीचे की लेयर के और 3 एटम्स ऊपर की लेयर के, 3 एटम्स नीचे की लेयर के और 3 एटम्स ऊपर की लेयर के, और इससे बीच में जो जगह बन रही है वो ऑक्टाहीड्रल वॉइड है। अब आप आगे समझिए कि ये 2 लेयर्स बन गई। अब 2 लेयर्स के बाद हम तीसरी लेयर की बात करते हैं। तीसरी लेयर के एटम्स कहाँ जा रहे हैं? इसके बेसिस पर आपका जो 3 डायमेंशनल मोस्ट कॉम्पैक्ट पैकिंग है वो 2 मोड्स ले लेगा। हमने कहा था कि ये ए लेयर है और ये बी लेयर है, ये बी लेयर है। तो नीचे वाली ए लेयर है, ऊपर वाली बी लेयर है। अब हम सी लेयर की बात करते हैं या थर्ड लेयर की बात करते हैं। अगर थर्ड लेयर में एटम्स को टेट्राहीड्रल वॉइड्स पे रखा जाए, कहाँ रखा जाए? टेट्राहीड्रल वॉइड्स पे। तो आप देखेंगे अगर टेट्राहीड्रल वॉइड्स के डिप्रेशंस पे रखेंगे तो तीसरी लेयर का एटम भी बिल्कुल वैसा ही प्लेसमेंट लेगा जैसा कि फर्स्ट लेयर था। यानी थर्ड लेयर कैसी हो जाएगी? ए लेयर जैसी, फर्स्ट लेयर जैसी हो जाएगी। तो पहले ए लेयर थी और फिर बी लेयर आई। अब अगर टेट्राहीड्रल वॉइड्स पे रख रहे हैं तो फिर थर्ड लेयर कैसी हो जाएगी? थर्ड लेयर फिर ए लेयर जैसी हो जाएगी। फिर टेट्राहीड्रल वॉइड्स पे रखेंगे तो फोर्थ लेयर फिर बी जैसी हो जाएगी, यानी ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। और अगर ए बी टाइप ऑफ पैकिंग होती है तो ऐसी पैकिंग को क्या कहते हैं हम? ऐसी पैकिंग को कहते हैं HCP मोड ऑफ पैकिंग। दिस इज कॉल्ड एज HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि थर्ड लेयर के एटम्स जो हैं वो टेट्राहीड्रल वॉइड्स पे नहीं रखे जा रहे हैं। वो किस पे रखे जा रहे हैं? वो ऑक्टाहीड्रल वॉइड पे रखे जा रहे हैं। तो अगर ऑक्टाहीड्रल वॉइड पे थर्ड लेयर रखेंगे तो थर्ड लेयर का एटम कुछ ऐसे जाएगा, यूं करके जाएगा। थर्ड लेयर का एटम का अलाइनमेंट कुछ ऐसे होगा ऑक्टाहीड्रल वॉइड पे अगर रखेंगे। इसका मतलब थर्ड लेयर ना तो फर्स्ट लेयर से मैच कर रही है ना तो सेकेंड लेयर से मैच कर रही है। थर्ड लेयर का अपना एक डिफरेंट अलाइनमेंट है। तो ए लेयर का अपना कुछ अलाइनमेंट था, बी लेयर का अपना कुछ अलाइनमेंट है, और अगर ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स पे थर्ड लेयर के एटम्स को रखा गया तो उनका अलाइनमेंट, व्यवस्था क्रम अपना है, सी है। फिर अगर ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स पे ही रखेंगे तो फिर फोर्थ लेयर का अलाइनमेंट ऐसा ही हो जाएगा जैसा फर्स्ट लेयर का अलाइनमेंट था, यानी ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग, ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग। तो अगर ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग होती है तो इस पैकिंग को क्या कहते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो कुछ हद तक समझ में आया आपको कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है और क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर इज अगेन लाइक द फर्स्ट लेयर एंड देन फोर्थ लेयर इज अगेन लाइक द सेकेंड लेयर। सो ए बी टाइप ऑफ अलाइनमेंट, और इसमें थर्ड लेयर इज लाइक द फर्स्ट लेयर, ठीक है। एंड fourth layer is like the first layer, fourth layer is like the first layer, ABC type of alignment। तो ये आपने समझा कि ये मोस्ट कॉम्पैक्ट 3 डायमेंशनल पैकिंग है। अब हमको ये मोस्ट कॉम्पैक्ट 3 डायमेंशनल पैकिंग जो है इसमें आगे बढ़ना है।
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने कल भी बताया था कि कौन सी यूनिट सेल्स बनती हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल्स बनती हैं, ठीक है, लाइक ग्रेफाइट वगैरह। और सीसीपी में कौन सी यूनिट सेल्स बनती हैं, सीसीपी में एफसीसी यूनिट सेल बनती हैं। कल हमने ये भी आपसे डिस्कस किया कि अगर एचसीपी टाइप ऑफ पैकिंग हो रही है या फिर सीसीपी टाइप ऑफ पैकिंग हो रही है, किसी भी तरह की पैकिंग हो रही है, अगर उसमें एन एटम्स लग रहे हैं उस पैकिंग को करने में, बेसल एटम्स का जो फंडामेंटल पार्टिकल का नंबर अगर एन है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, 2n बनेंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, n बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये फिर से यहाँ पर हेक्सागोनल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट लेयर का अलाइनमेंट है, फर्स्ट लेयर के एटम्स अपना हेक्सागोनल वे में लग रहे हैं, बीच में भी एक लग रहा है। थर्ड लेयर के एटम्स उसके ऑपोजिटली प्लेस्ड हैं, सॉरी सेकेंड लेयर के, और थर्ड लेयर का अलाइनमेंट फिर फर्स्ट लेयर जैसा है। तो ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसमें यूनिट सेल कौन सी बन रही है, इसमें यूनिट सेल अगर आप ध्यान दोगे तो यूनिट सेल हेक्सागोनल यूनिट सेल बन रही है। ये देखिए, अगर न्यूक्लियस हाथ में रखेगा पड़ेगा, ये बेस कैसा है, हेक्सागोनल बेस है, ऊपर भी हेक्सागोनल बेस है, ठीक है। और यूनिट सेल कैसी बन रही है, हेक्सागोनल यूनिट सेल बन रही है। आप इसको हटा दो और इन तीनों को देखो, तो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर, और जो यूनिट सेल बन रही है वो हेक्सागोनल बन रही है। अब आप सीसीपी टाइप ऑफ पैकिंग को देखिए, ये सीसीपी टाइप ऑफ पैकिंग है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर का अलाइनमेंट डिप्रेशंस में गया, थर्ड लेयर का अलाइनमेंट फिर डिप्रेशंस में गया, बट ऑक्टाहेड्रल डिप्रेशंस में गया, तो ये उसका ऑपोजिट है। और फोर्थ लेयर का अलाइनमेंट फर्स्ट लेयर जैसा है, तो फोर्थ और फर्स्ट लेयर का अलाइनमेंट सेम है। ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर एंड फिर ए लेयर, तो दिस इज ABC टाइप ऑफ पैकिंग, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और ये आप देख रहे हैं, तो हम बार बार आपसे कहते हैं कि सीसीपी टाइप ऑफ पैकिंग में यूनिट सेल कैसी है, एफसीसी है, बट आपको लग रहा होगा यहाँ तो मुझे कुछ एफसीसी दिख नहीं रहा है। तो इस वे में दिखने से नहीं दिखेगा, थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में अगर देखते हैं, फर्स्ट लेयर का एक एटम लेते हैं, फिर सेकेंड लेयर के 3 एटम्स आते हैं, फिर थर्ड लेयर के 6 एटम्स आते हैं, फिर सेकेंड लेयर के 3 एटम्स आते हैं, और इस तरह से करके फिर जब देखते हैं तो ओवरऑल जो व्यू आता है वो एफसीसी यूनिट सेल का आता है। ये है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये जो भी इंफॉर्मेशन अभी आपके पास है यूनिट सेल के एस्पेक्ट में या पूरे पैकिंग मोड के एस्पेक्ट में, इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जिसमें कि आपको कंपाउंड्स का फॉर्मूला डिराइव करना होता है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझाएंगे, और अभी 1-2 दिन बाद जब चैप्टर कंप्लीशन को हो जाएगा या मैथमेटिकल एस्पेक्ट सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर हम गूगल मीट पर आपका के साथ एक क्लासरूम अरेंज करेंगे, जिसमें कि हम लोग लाइव सेशन में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को या थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के, उनको कैसे डील करेंगे, और आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो आप उसको भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा फॉर्मूला राइटिंग पर आपसे बात करते हैं। फॉर्मूला राइटिंग क्वेश्चंस यूनिट सेल को भी लेके हो सकते हैं, और पूरी सीसीपी या एचसीपी टाइप ऑफ पैकिंग को लेकर भी हो सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिए, कल भी हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि सीसीपी टाइप ऑफ पैकिंग में बन रहा है, एक ये बेसल पैकिंग है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, इसी तरह से थर्ड रो होगा, ठीक है, और डिप्रेशंस बन रहे हैं। फिर जब इस पर एक और रो आ जाएगी तो टेट्राहेड्रल डिप्रेशंस भी बनेंगे,
और ऑक्टाहीड्रल टेट्राहीड्रल डिप्रेशंस भी बनेंगे और ऑक्टाहीड्रल डिप्रेशंस भी बनेंगे। अगर एटम्स की संख्या, बेसल एटम की संख्या n है तो टेट्राहीड्रल वॉइड कितने होंगे, 2n होंगे, और ऑक्टाहीड्रल वॉइड कितने होंगे, n होंगे। टेट्राहीड्रल वॉइड छोटे होते हैं, ऑक्टाहीड्रल वॉइड बड़े होते हैं। अब जैसे सपोज सोडियम क्लोराइड की हम बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड में आपको कैसे समझना होगा कि सोडियम क्लोराइड में ये जो एटम्स हैं ये क्लोराइड के एटम्स हैं। सपोज ये सारे एटम्स किसके हैं, ये क्लोराइड के हैं। हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, ठीक है, ये क्लोराइड के एटम्स हैं। और जब सोडियम प्लस के एटम्स को एकोमोडेट होना है तो वो इंटरस्टिशियल वॉइड में एकोमोडेट होंगे। अब सोडियम प्लस का साइज़ और क्लोराइड आयन का साइज़ के बीच में जो रेशियो है वो कहलाता है रेडियस रेशियो। दैट इज़ कॉल्ड एज रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो कितना कम है या ज़्यादा है, यानी जिस दूसरे आयन को बैठना है आके डिप्रेशंस में, वो अगर बहुत छोटा है तो वो टेट्राहीड्रल वॉइड में जाके बैठेगा, और अगर बड़ा है तो वो ऑक्टाहीड्रल वॉइड में जाके बैठेगा। जैसे कि आपके पास दो केसेस हम लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, NaCl का एग्जाम्पल और ZnS का एग्जाम्पल, जिंक सल्फाइड का एग्जाम्पल। दोनों में ही आपको फॉर्मूले का जो पैटर्न है वो AB टाइप ऑफ फॉर्मूला है, यानी जितने कैटायन की संख्या है उतने ही एनायन की संख्या है, लेकिन प्लेसमेंट डिफरेंट होता है। NaCl के केस में जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो CCP पैकिंग कौन बनाता है, क्लोराइड आयंस बनाते हैं। और जितने ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स होते हैं उन सब में सोडियम प्लस आयंस होते हैं। कहाँ होते हैं सोडियम प्लस आयंस, ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स में, क्योंकि Na+ का साइज़ बड़ा होता है। क्लोराइड आयंस CCP मोड ऑफ पैकिंग फॉलो करेंगे, FCC यूनिट सेल्स बनाएंगे, और उनके जो ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स होंगे उसमें कौन जाके बैठेगा, उसमें Na+ बैठेगा। लेकिन ZnS में क्या होता है, CCP पैकिंग कौन प्रोवाइड करता है, सल्फाइड आयंस। सल्फाइड आयंस CCP मोड में पैक होते हैं, लेकिन Zn2+ आयंस का साइज़ बहुत छोटा होता है तो वो टेट्राहीड्रल वॉइड में जाते हैं। लेकिन अब टेट्राहीड्रल वॉइड में जाएंगे तो टेट्राहीड्रल वॉइड की संख्या तो नंबर ऑफ एटम्स की दुगनी होती है, यानी सल्फाइड आयन की जितनी संख्या होगी टेट्राहीड्रल वॉइड की संख्या उसकी डबल होगी। तो ऑल्टरनेट टेट्राहीड्रल वॉइड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऑल्टरनेट टेट्राहीड्रल वॉइड्स में कौन जाएगा, इसमें Zn2+ आयंस जाएंगे। तो कुछ हद तक समझ में आया कि जो बड़े साइज़ के आयंस होते हैं वो CCP टाइप या HCP टाइप ऑफ पैकिंग देते हैं। और भी तरह की पॉसिबल हैं, आपके सिलेबस में खाली CCP और HCP पे ही हम थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर लूजन पैकिंग हुई, थोड़ा सा और खिसक गए, आपके जो वॉइड्स में जो एटम को आके बैठना है वो बड़ा है, तो वो और सरकाएगा और CCP और CCP या HCP मोड ऑफ पैकिंग को डिस्टर्ब कर देगा, यानी मोस्ट कॉम्पैक्ट मोड ऑफ पैकिंग नहीं जाएगी। बट हम थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारा फोकस जो है वो CCP या HCP को लेकर ही होता है, ठीक है। तो क्या समझा, NaCl में Cl क्या बना रहा है, CCP मोड ऑफ पैकिंग बना रहा है, और ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स में कौन जा रहा है, Na+ जा रहा है। और जिंक सल्फाइड में ये बना रहा है, सल्फाइड बना रहा है CCP मोड ऑफ पैकिंग, और ऑल्टरनेट वॉइड टेट्राहीड्रल वॉइड्स में क्या जा रहा है, जिंक जा रहा है। अब हम ये क्वेश्चन एक जो आपके सामने लिखा है इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स X and Y. एटम्स Y आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, ठीक है। क्या पढ़ रहे हो, Y एटम्स कहाँ हैं, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे हैं, एंड X एट द बॉडी सेंटर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो अभी आपको समझाया कि ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि X एटम्स कॉर्नर्स पे हैं, X एटम्स आर ओनली एट द प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। और कॉर्नर्स एक यूनिट सेल पे अगर कॉर्नर्स पे एटम है तो कॉर्नर में अगर वो प्रेजेंट है तो एक यूनिट सेल में उनका कितना हिस्सा आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि 8 कॉर्नर्स हैं और 8 कॉर्नर्स का 1/8 पार्ट मिलता है। तो X एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, 1 होगा। और सॉरी Y एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा, 1 होगा। और X एटम बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, तो बॉडी सेंटर में तो किसी से शेयरिंग हो नहीं रही है, तो बॉडी सेंटर में जो प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल को मिल रहा है। तो X और Y का रेशियो क्या हो गया, एक यूनिट सेल में X एटम्स का नंबर कितना है, क्योंकि वो बॉडी सेंटर में है तो 1 है, और Y एटम का नंबर कितना, दिखने को तो 8 दिख रहा है, लेकिन सबका 1/8 भाग ही मिल रहा है, तो वो भी क्या हो गया, वो भी 1 आया।
तो दोनों का रेशियो 1:1 है, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता कि मान लो कि Y एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं और X एटम्स फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट है, तो X एटम Y एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होता तो Y का नंबर तो अभी भी 1 होता, बट X एटम्स अगर बॉडी सेंटर पे ना होके क्वेश्चन तुम्हारा होता फेस सेंटर पे, तो फेस सेंटर पे 6 फेस सेंटर्स बनेंगे, लेकिन उनका आधा आधा ही हिस्सा मिलेगा यानी 3, तो X की संख्या कितनी हो जाती, 3, तो फॉर्मूला क्या हो जाता, X3 Y3 हो जाता। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला मेकिंग में मिल सकते हैं। ठीक है। ये देखिए जो भी हम समझा रहे थे वही वाला है कि यहाँ पर बता रहा है कि X जो है वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है और Y जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो Y कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो 1 आया एक यूनिट सेल में उसका हिस्सा, और X फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट है तो उसका हिस्सा कितना आया, 3 आया। तो फॉर्मूला कितना हो गया, X3Y3, X3Y, क्योंकि X का अगर 3 एटम्स एक यूनिट सेल में है तो Y का एक ही है, तो फॉर्मूला विल बी X3Y3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला राइटिंग में मिलते हैं, और भी मिलेंगे, उसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आगे जब पैकिंग एफिशिएंसी हमको बताना होगा तो उस रेफरेंस में ये काम आएगा। दैट इज रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। ये है SCC यूनिट सेल, ये है FCC यूनिट सेल एंड ये है BCC यूनिट सेल। ठीक है। अगर आपको एज लेंथ और रेडियस रेशियो में रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, A में और R के बीच में रिलेशन निकालना है। A समझ रहे हैं, A होता है यूनिट सेल का एज, ये जैसे क्यूबिकल यूनिट सेल बन रही है तो ये जो है ये दैट इज A। ये देख रहे हैं, ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये एज लेंथ A कहलाएगी, लेकिन एक एटम का जो रेडियाई है वो R है। ठीक है। तो एक एज पे कितने एटम प्रेजेंट हैं, 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियस से न्यूक्लियस मिलाओगे तो एक रेडियाई इसका और एक रेडियाई इसका प्रेजेंट है, यानी A इज इक्वल टू 2R। ये देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ मतलब जो भी यूनिट सेल बन रहा है उसका एक डायमेंशन, तो ये हो गई एज लेंथ, दिस इज A। ठीक है। और ये जो एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं इनकी रेडियाई को बोलते हैं R, तो ये एज लेंथ है और ये R है, तो आपको क्या निकालना है, A और R के बीच रिलेशन तीनों केसेस में निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SCC में। SCC में आप ये देख रहे हो कि एक एज, ये एज है, एक एज में कितना रेडियाई है, एक रेडियाई इसका ये और एक रेडियाई इसका। ठीक है। तो 2 रेडियाई आ रहे हैं, आपको न्यूक्लियस से न्यूक्लियस मिलाना है, उन्हें को तो पूरा पूरा एटम दिखता है लेकिन हमको न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस चलना है, तो इसका मतलब SCC में A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अब अगर आप FCC को लेकर डिस्कस कर रहे हो तो FCC में हमको जहाँ पर एटम्स मोस्ट कॉम्पैक्टली प्रेजेंट हैं उस डायमेंशन को देखना पड़ता है। जैसे अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ भी एटम प्रेजेंट है, यहाँ भी एटम प्रेजेंट है। ठीक है। कॉर्नर सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी, ये भी प्रेजेंट है, लेकिन अब ये भी है और ये फेस में भी प्रेजेंट है। तो ये जो मोस्ट क्लोजेस्ट किस पर हैं, वो इस पर है, फेस डायगोनल पे। एटम्स कहाँ पर मोस्ट क्लोजेस्ट है, एटम्स फेस डायगोनल पर मोस्ट क्लोजेस्ट है, ये फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल पर मोस्ट क्लोजेस्ट है, AC, दिस इज फेस डायगोनल।
एटम्स फेस डायगोनल पर मोस्ट क्लोजेस्ट हैं। अब इसमें एसी में कितने आर आ रहे हैं? इसका दोनों आर आ रहा है, 2R, और एक आर यहाँ से आ रहा है, एक आर यहाँ से आ रहा है, यानी A इज इक्वल, अच्छा ये फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखोगे तो फेस डायगोनल क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है। तो ये भी A है और ये भी A है, तो ये क्या हो जाएगा, फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, √2A, पढ़ा है ना पाइथागोरस थ्योरम में। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2A। AC स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AD स्क्वायर भी A है और DC स्क्वायर भी A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 2A स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू वॉट, √2A। AC इज इक्वल टू √2A, यानी आप कह रहे हो कि फेस डायगोनल इज इक्वल टू √2A। तो आपने ये मान लिया कि फेस डायगोनल इज इक्वल टू √2। तो फेस डायगोनल अगर √2A है तो यानी AC कितना है, ये AC की वैल्यू कितनी है, √2A। और इस √2A में कितने रेडियाई शामिल हैं, 4 रेडियाई शामिल हैं, 4R। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू 4R अपॉन √2। और अगर काटोगे तो इसको 2 × 2 तो √2 कट जाएगा, यानी इसको सॉल्व आउट करोगे, ऐसे भी छोड़ सकते हो 4R अपॉन √2, या फिर अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2√2R। तो दिस यू गॉट फॉर द FCC। ध्यान रखेंगे SCC के लिए A इज इक्वल टू 2R और FCC के लिए A इज इक्वल टू 2√2R, A इज इक्वल टू 2√2R, या उल्टा अगर लिखोगे तो R इज इक्वल टू क्या लिखोगे, A अपॉन 2√2, ऐसे भी कर सकते हो, A अपॉन 2√2। तो ये आपने FCC के लिए निकाला। अब हम बात करते हैं BCC की। नाउ वी आर एट BCC। BCC में एटम्स कहाँ क्लोजेस्ट हैं, ये मेरे पास BCC यूनिट्स है, इसमें एटम्स क्लोजेस्ट किस पर है, ये बॉडी डायगोनल पे, ये एक अंदर और एक ये। अभी आपको बोर्ड पे कैसा दिख रहा है, ये बॉडी डायगोनल में प्रेजेंट है, ये वाला एटम बॉडी डायगोनल में प्रेजेंट है, ये ठीक है। और ये कॉर्नर्स, तो ऑपोजिट कॉर्नर्स ऐसे देखोगे अगर तो ऐसे देखो, ये वाला एटम और ये पीछे वाला एटम और ये बॉडी डायगोनल इसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल का अंतर समझ में आ रहा है, ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है, किसी एक फेस का डायगोनल है तो ये क्या कहला रहा है, फेस डायगोनल कहला रहा है। और अगर ऑपोजिट